एक बार फिर निशाने पर रहा पोर्ट सिटी ओडेसा। ओडेसा पोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ है। रूस के मिसाइल हमले से कार्गो शिप में भी आग लग गई जो यहां पर पार्क किया गया था। हमले के बाद ओडेसा बंदरगाह में भारी तबाही मची है। रूस की विदेशी शिप के लिए यूक्रेनी पोर्ट बंद करने की वार्निंग। यूक्रेन का एंटी एयरक्राफ्ट गन से जवाबी हमला, जवाबी फायरिंग की गई है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, और इस बार रूस के जो हमले ओडेसा में हो रहे हैं उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि भारी नुकसान की मंशा से बड़े अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा हमले में भी पोर्ट को खासा नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के कुपियांस्क में भीषण जंग चल रही है। यूक्रेनी सेना कुपियांस्क को आजाद कराने में जुटी है। यूक्रेन रूसी जवानों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। युद्ध क्षेत्र में यूक्रेनी सेना की 475वीं ब्रिगेड शामिल है। और वहीं रूसी बख्तरबंद गाड़ियों पर भी हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से अटैक किया। हमले में रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें देखिए, यूक्रेन की 100वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का एक्शन आपके सामने। साल 2025 जिसे हम देख रहे हैं वो सिर्फ तनाव नहीं बल्कि महायुद्ध की भूमिका है। उत्तर से दक्षिण तक, बाल्टिक सागर से ब्लैक सी फ्रंट तक नेटो की आक्रामकता अब छिपने वाली नहीं। 2025 में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ ट्रेलर भर है। नेटो की फौजें अब बाल्टिक देशों में मार्च कर रही हैं। ब्लैक सी अब पानी का हिस्सा नहीं बल्कि रूस को घेरने का चक्रव्यूह बन चुका है। पुतिन की न्यूक्लियर मिसाइलें साइलों से बाहर निकल चुकी हैं। ये महज मिलिट्री ड्रिल नहीं है, ये उस डायरेक्ट टक्कर की पहली चिंगारी है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन असली खौफ की दस्तक 2026 दे रहा है। जी हां, अगर यूरोप बनाम रूस की ये आग भड़की तो लंदन से लेकर मॉस्को तक कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। ये अब हो सकता है वाली बात नहीं है बल्कि कब होगा वाला सवाल बन चुका है। जब सुपर पावर आपस में टकराते हैं तो भूगोल बदल जाता है। 2026 में शायद हम नक्शा ही ना पहचान पाए। इतिहास गवाह है कि जब जब कूटनीति फेल होती है तब तब तोपें गरजती हैं, और इस बार तोपें नहीं, सीधा परमाणु बटन दबने का इंतजार है। आज के इस खास बुलेटिन में हम उस खौफनाक सच से भी पर्दा उठाएंगे जिसमें नाटो और रूस के बीच की तनातनी अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक विनाशकारी महायुद्ध में बदलने वाली है। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज पर्दाफाश होगा महाविनाश के उस अंतिम ब्लूप्रिंट का। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ मौजूद हैं और पूर्व राजदूत सुशील कुमार सिंघल भी टीवी 9 के स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपका स्वागत है। लेकिन पहले बड़ी खबर है, क्रिसमस पर यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। रोस्तोव की नोवोशाख्तिंस्क तेल रिफाइनरी को दहला दिया गया है और इस हमले में स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है जो ब्रिटेन से मिली। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूसी तेल रिफाइनरी पर देखिए कैसे अटैक किया गया। ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल ने मचाई है रूस में तबाही, ऐसे वक्त में जब क्रिसमस में भी हमने देखा 25 दिसंबर को भी रूस के ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला यूक्रेन के अंदर जारी रहा। ज़ेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति की मौत की दुआ करते हुए नजर आए सरेआम, यानी अब वो सब कुछ हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच जो कि इससे पहले नहीं हुआ था। जवाब में यूक्रेन ने भी बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन लिया है। तो नए साल में रूस वर्सेस नाटो के आसार हैं। ये देखिए रूस पर यूक्रेनी हमले का नाटो कनेक्शन। खबर क्या है, स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यूक्रेन ने हमला किया। नोवोशाख्तिंस्क रिफाइनरी पर हमला किया गया। रूसी रिफाइनरी से निकला धुएं का गुबार। रिफाइनरी में कम से कम 6 धमाके हुए। रिफाइनरी की क्षमता सालाना 5 मिलियन टन की है। दक्षिणी रूस की सबसे अहम रिफाइनरी ये मानी जाती है जिस पर यह बड़ा अटैक किया गया है। क्रिसमस के दिन ज़ेलेंस्की का ये बदला। असर क्या होगा? यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो ब्रिटेन से मिली है। पहली बार स्टॉर्म शैडो का ऐसा इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। पुतिन को नाटो पर दबाव डालने का मौका मिला है। यूक्रेन पर भीषण हमले हो सकते हैं।
बड़ी बात यह है कि नए साल में रूस नाटो में टकराव बिल्कुल तय नजर आ रहा है और यूएस राठौर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राठौर साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं इस हमले को, क्योंकि हमने देखा 25 दिसंबर के दिन को भी नहीं छोड़ा गया, क्रिसमस का भी ख्याल नहीं रखा गया, रूस ने बहुत बड़े हमले किए, यूक्रेन को दहला दिया गया और अब यूक्रेन का यह पलटवार। 2026 में क्या रूस वर्सेस नाटो होके रहेगा? सन 2026 के अंदर अगर रूस नेटो के बीच में जंग होती है तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि बार बार हम पीस प्लान को रिजेक्ट करते आए हैं और दोनों तरफ से वो तेवर दिखाए जा रहे हैं। रही बात क्रिसमस की, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि क्रिसमस के बारे में रशियन क्रिश्चियंस और यूक्रेनियन क्रिश्चियंस के बीच में मतभेद है। यूक्रेन में 25 दिसंबर को मनाया जाता है, हालांकि रूस में ये 25 दिसंबर को नहीं मनाया जाता, इसलिए एक दूसरे का ये इसको ऑब्जर्व नहीं करते। रही बात जो आप कह रहे हैं स्टॉर्म शैडो की एयरलाइन लॉन्च क्रूज मिसाइल है और ये यूक्रेन को फ्रांस और ब्रिटेन से मिली है और ये जिस तरीके से इन्होंने इस रिफाइनरी को दहलाया है, ये रिफाइनरी ब्लैक सी से तेल निर्यात करती थी, क्रीमिया को तेल बेचती थी और कुछ भी माने आप, यूक्रेन का पड़ला नहीं भारी है, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस के एनर्जी सेक्टर को दहलाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। लोगों को इसकी दाद देनी पड़ेगी इतनी बुरी हालत के बाद भी। लेकिन रूस इस वक्त बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है और साल जाते जाते समीर हम सोच रहे थे कि शायद कोई शांति की बात हो जाए, वो होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि 20 पॉइंट के पीस प्लान पर फिर बात होनी है, लेकिन लगता है कि युद्ध आगे खिंचेगा। ठीक है, लगता है कि युद्ध आगे खिंचेगा, ऐसी संभावनाएं और ऐसी आशंका राठौर साहब आप जता रहे हैं। आऊंगी सर आपके पास। एक बड़ी खबर है, रूस से लंबी जंग के लिए यूक्रेन की बड़ी तैयारी चल रही है। यूक्रेन अब खुद का हाइमार्स लॉन्चर बनाएगा। जी हाँ, इस मिसाइल लॉन्चर को बनाएगा। विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करना यूक्रेन का मकसद है। लंबी दूरी तक सटीक मार करने में होगा सक्षम। युद्ध के अनुभवों से तैयार होगी ये आधुनिक प्रणाली। दरअसल मिसाइल फोर्स को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना इस वक्त ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है यूक्रेन का। और देखिए, आज एक बड़ी खबर अमेरिकी एक्शन से भी जुड़ी सामने आई है। नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया में अमेरिका ने स्ट्राइक कर दी। ये बड़ी खबर है, बड़ा डेवलपमेंट है। नाइजीरिया में जो ISIS के ठिकाने हैं उन पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दी। हवाई हमले में आईसिस के कई ठिकाने तबाह हो गए। हमले में ISIS के कई आतंकियों की मौत की खबर आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद ये बड़ी सैन्य कार्रवाई नाइजीरिया में अंजाम दी है अमेरिका ने। और एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें, रूस नेटो के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। नेटो समुद्र के ऊपर रूसी परमाणु बॉम्बर की उड़ान, नॉर्वे सागर के ऊपर उड़ा Tu-95 MS परमाणु बॉम्बर। आपको बता दें, लंबी दूरी की उड़ान भरकर ब्रिटेन को चौंकाया है इस बॉम्बर ने। ब्रिटिश समंदर के उत्तरी रूट पर इस तरह से बॉम्बर मंडराते हुए नजर आए, जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो समंदर नेटो के समंदर में रूसी परमाणु बॉम्बर। अब आपको बताते हैं ये उड़ान कहां रही। बेरेंट्स सागर, जहां नॉर्वेजियन सागर के ऊपर की ये उड़ान है। कितने घंटे की उड़ान रही आपको बता दें, 7 घंटे तक ये बॉम्बर देखने को मिले, उड़ते हुए देखने को मिले। खास क्या है, Tu-95 MS को Su-33 जेट से सुरक्षा दी गई। नेटो का जवाब देखिए, ब्रिटिश जेट ने किया है पीछा, ये नेटो ने जवाब दिया। मायने क्या है, रूस नेटो से आर पार के मूड में इस वक्त नजर आ रहा है और यही एक सबसे बड़ी रणनीति है इन बॉम्बर्स की उड़ान के पीछे। और अपने दर्शकों को यहां पर बता दें, व्लादिमीर पुतिन के Tu-95 MS जिसका जिक्र हो रहा है, ये कितना घातक है, पूरी डिटेल आपके सामने नीचे आ चुकी है। उड़ान की रेंज देखिए, 12,000 से 15,000 किलोमीटर के बीच, 830 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। पेलोड की बात की जाए तो 15 से 20 टन का पेलोड ले जाने में यह पूरी तरह से सक्षम है। इंजन की बात की जाए तो 4 शक्तिशाली NK-12 टर्बो प्रॉप इंजन इसमें लगे हुए हैं। खास बात यह है कि लंबी दूरी का यह रणनीतिक बम वर्षक न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल ले जाने में भी
सक्षम है, इसकी क्षमता है। रूस की न्यूक्लियर ट्रायड का यह बेहद अहम हिस्सा माना जाता है। इसका मूल डिजाइन 1950 के दशक का है, तो ये है इसकी खासियत। और हमारे साथ एक और खास मेहमान है, सुशील कुमार सिंघल साहब हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सुशील जी, आप जिस तरह से ये ट्यूब बॉम्बर्स देखने को मिले, इसे कैसे डिकोड करेंगे? क्या रूस की ये मंशा है कि वो यूक्रेन के साथ साथ वाया यूक्रेन के जरिए नेटो को भी या यूरोप को भी जवाब दे पाए? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो पोस्चरिंग की है रूस ने, ये बेसिक तो उनकी एक तो प्रिपेयर्डनेस वो चेक कर रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कितना टाइमिंग इनके लगती है और कहाँ कहाँ इनके रडार सिस्टम्स हैं, उनकी रेस्पॉन्स वो चेक कर रहे हैं। दूसरा, वो सिग्नलिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि नेटो कंट्रीज खासकर यूके, ब्रिटेन और जर्मनी बहुत दिन से ये बार बार वो रिपोर्ट ला रहे हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट की रूस हमला करने वाला है नेटो के ऊपर, खतरा लगातार दिखाया जा रहा है। तो वो दिखा रहे हैं, उनको भी पोजीशनिंग दिखा रहे हैं कि अगर आप लड़ाई करने की कोशिश करेंगे तो रूस भी पूरी तरह से तैयार है। तो ये मेरे ख्याल से दो पर्पस हैं इसमें। और मेरा अपना विचार है कि रूस को नेटो के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करने की इस वक्त आवश्यकता नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि उनके जो रूस के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरी तरह से अचीव हो रहे हैं। उनका यूक्रेन पे कब्जा करने का है और दूसरा नेटो कंट्रीज को धमका के रखने का है, वो उसमें वो पूरी तरह से मेरे ख्याल से सक्सेसफुल है। उनको लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए। यानी रूस की ये जो स्ट्रेटजी है, इसमें बहुत हद तक उसे कामयाबी मिलती हुई भी नजर आ रही है। इसलिए पूरी कोशिश इस बात की जरूर होगी, कम से कम रूस की तरफ से, कि रूस वर्सेस नाटो की जंग के डायरेक्ट आसार जो हैं वो ना बने। और इस बीच देखिए, अमेरिका का एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। अमेरिका थर्ड मिसाइल सिस्टम पर करने जा रहा है भारी निवेश। नए इंटरसेप्टर मिसाइलों और आधुनिक तकनीक पर फोकस है अमेरिका का। दुश्मन की तेज मिसाइलों को रोकने की बड़ी तैयारी की जा रही। सभी सेंसर और हथियारों को आपस में जोड़ा जाएगा। मिडिल ईस्ट से पैसिफिक तक सुरक्षा और मजबूत की जाएगी। अमेरिका का यह बड़ा कदम। एक और बड़ी खबर है, रूसी सोयूज 2.1A रॉकेट की सफल उड़ान देखने को मिली। टेक ऑफ से ऑर्बिट में पहुंचने तक मिशन सफल रहा। रूसी रक्षा मंत्रालय की निगरानी में लॉन्चिंग। डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है सोयूज। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस बाल्टिक क्षेत्र में यूरोप से युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। बाल्टिक क्षेत्र में बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। कैलिनिनग्राड में रूस कर रहा है अपनी नेवी का विस्तार। रूस ने 336वीं नेवल ब्रिगेड का विस्तार किया है, इसे एक्सटेंड किया है। ब्रिगेड में कई और डिवीजन बढ़ा दी गई हैं। विजनर के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो देखिए, कैलिनिनग्राड को लेकर इससे पहले भी बातें हुई हैं। इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है वो बहुत अहम है। रूस का जो मुख्य भूभाग है उससे बिल्कुल अलग ये इलाका है। ये कैलिनिनग्राड है जो कि नाटो देशों से घिरा हुआ है। कैलिनिनग्राड में रूस ने अब नई तैयारियां शुरू कर दी हैं, नए लेवल की तैयारियां हैं। नौसेना को मजबूत कर रहा है रूस ने 336वीं नेवल ब्रिगेड का यहां विस्तार किया है। नेवल ब्रिगेड में कई और डिविजन्स जोड़ दी गई हैं। कैलिनिनग्राड में रूस का बाल्टिक सी फ्लीट हेडक्वार्टर है। रूस की न्यूक्लियर सबमरीन भी यहीं पर तैनात की गई है। कैलिनिनग्राड पुतिन के लिए बहुत ज्यादा अहम है। बाल्टिक सागर में मौजूद है ये कैलिनिनग्राड जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और इसे नाटो देशों से बड़ा खतरा है। नाटो का सबसे पहला हमला कैलिनिनग्राड पर ही संभव है। कैलिनिनग्राड एक रूसी इलाका है जो कि दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। लिथुआनिया और पोलैंड के बीच पड़ता है ये कैलिनिनग्राड, जहां पर अब बड़ी तैयारियां रूस की नजर आ रही हैं। बड़ी बात यह है कि कैलिनिनग्राड की रक्षा के लिए पुतिन परमाणु विकल्प भी अपना सकते हैं। यूएस राठौड़ साहब, कैलिनिनग्राड को लेकर इससे पहले भी कई बार आशंकाएं जताई गई हैं, लेकिन अब बहुत तेजी से यहां पर डेवलपमेंट होते नजर आ रहे हैं। बड़े डिप्लॉयमेंट रूस के होते नजर आ रहे हैं। क्या कैलिनिनग्राड पर भी खतरा बढ़ गया है? देखिए समीर, जैसा कि आपने भी बताया, कैलिनिनग्राड का क्या भूगोल है। ये रूस से अलग थलग एक जगह है, इसको एक्सक्लेव कहते हैं जी। और जिस तरीके की कैलिनिनग्राड की साइज है, डायमेंशन है,
उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा रूस ने इसको फोर्टिफाई किया है, वेपनाइज किया है, और ये न्यूक्लियर सेंटर भी है इनका, यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए गए। अभी आप अगर पूरे जिस तरीके से आप यूरोप की बात कर रहे थे कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप में लड़ाई संभव है, तो बाल्टिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ये वाकई हो सकता है कि आप इधर फिनलैंड देखते हैं, आप जर्मनी देखते हैं, आप पोलैंड देखते हैं, नॉर्वे देखते हैं, स्वीडन देखते हैं, ये सब घेरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाल्टिक क्षेत्र का या बाल्टिक सी को इसकी एंट्री को कब लोग बंद कर सकते हैं और रूसी नेवी से बाहर नहीं जा सकती। और रूस के 2 पॉइंट हैं, कैलिनिनग्राड और सेंट पीटर्सबर्ग, ये दोनों ही इसमें फंस जाते हैं। तो यहाँ पर रूस काफ़ी सेंसिटिव समझता है अपने आप को, और इसकी वजह से आप देखें कि बेलारूस में भी तैनाती की गई है, लेकिन कैलिनिनग्राड खुद इतना ज़्यादा फोर्टिफाई है कि अगर कोई दुस्साहस किया, कोई भी गलती हुई, तो इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि बैरेंट सी, जो कि कैलिनिनग्राड बोले या पीटर्सबर्ग या फिनलैंड के नॉर्थ से जो उड़ान भरते हैं, उसके कारण यही है कि ये पोस्चरिंग दिखाई जाती है कि आप हमें बाल्टिक सी में कमजोर ना समझें, लेकिन फ्लैश पॉइंट तो ये रहता है। राइट। एक और बड़ी खबर है, जर्मनी स्वीडन साथ बनाएंगे टॉरस नियो क्रूज मिसाइल। टॉरस नियो में उन्नत गाइडेंस और सर्वाइवल क्षमता होगी, यूरोप की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक होगी, क्षमता मजबूत होगी, बंकर भेदी ताकत बड़ी है और गहरे लक्ष्य भेदना संभव है। तो टॉरस में उन्नत गाइडेंस है, ये इस मिसाइल की खूबी है। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक रेंज बढ़ पाएगी यूरोप की। और देखिए अहम खबर आ रही है, स्वीडन में एक डेवलपमेंट हुआ है, ग्रिपन फाइटर जेट्स को और ज्यादा अपग्रेड किया गया है, यानी तमाम देश अब अपनी युद्धक तैयारियों को बड़े पैमाने पर अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ग्रिपन में ड्रोन से बचाने की तकनीक जोड़ दी गई, शायद ड्रोन को नष्ट भी कर सकेंगे ग्रिपन फाइटर जेट्स, ये तैयारी की गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, रूस और नाटो देश जर्मनी के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। तनाव पहले से ही बहुत है और अब इसमें और इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा का एक बयान आया है, रूसी नागरिकों से जर्मनी की यात्रा ना करने की अपील कर दी गई है। हालात देखिए कहां पहुंच गए। जर्मनी में रूसी दूतावास को भी इस बाबत अलर्ट कर दिया गया है। तो पुतिन का टारगेट जर्मनी। अब आपको बताते हैं रूस जर्मनी में तनाव इस वक्त क्यों है। जर्मनी के समंदर में रूसी दखल बढ़ता जा रहा है। जर्मनी यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है। पूर्वी यूरोप में होने की वजह से जर्मनी बड़ा खतरा है। वर्चस्व को लेकर दोनों देशों में तनाव की स्थिति है। अब देखिए रूस के खिलाफ जर्मनी की क्या तैयारी है। अगले 5 साल में खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। रूस के युद्ध भड़काने के डर से जर्मनी की तैयारियां शुरू हैं। पुतिन की सेना यूक्रेन में जीती तो रूस का मनोबल बढ़ेगा। पुतिन यूरोप के पूर्वी हिस्से पर कर सकते हैं हमला। अब देखिए ये एक परिस्थिति बन रही है। रूस के खिलाफ जर्मनी की एक बड़ी तैयारी है। सिंगल सर, आप कैसे देखते हैं जर्मनी की तैयारियों को, और क्या वाकई वो रूस के खिलाफ जाएगा और इस तरह से तनाव और चरम पर पहुंचेगा? देखिए कि तनाव तो यूरोप में पहले से ही है, जब से यूक्रेन और रशिया की वार शुरू हुई है। और इस सब को अगर हम रशिया एंगल से देखें तो ऑफ कोर्स वो बात लगता है कि जैसे बिल्कुल लड़ाई की तैयारी है, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का रोल हमें भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने नाटो कंट्रीज़ को फोर्स किया है कि वो खुद अपनी सुरक्षा खुद करें और अपनी जीडीपी का 5% तक डिफेंस पर एक्सपेंडिचर बढ़ाएं। तो मेरा जो विचार है वो ये है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट इन्होंने बढ़ाई है डिफेंस में, वो उसके पार्ट में है। लेकिन जर्मनी यूक्रेन का सबसे बड़ा सपोर्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। और ट्रेडिशनली भी देखें तो रशिया और जर्मनी के जो सेकेंड वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, उस समय भी उनकी आपस में, क्योंकि सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे, और अभी भी वो जो है वो जो प्रतिद्वंदता है वो बराबर अभी भी जर्मनी और रूस के बीच में ही है। तो
ये जो अभी इन्होंने ऑफ कोर्स रूस ने जो किया है, डिक्लेयर की, अनाउंस किया है, अदर एडवाइजरी जारी की है, ये मेरे ख्याल से साइकॉप है कि क्योंकि जर्मनी भी अपने नागरिकों को ऐसे सावधान करता रहता है, तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन तैयारी जो है, ऑफ कोर्स जर्मनी भी पूरी अपने आप की क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल कि जो है आगे अगर 4-5 साल में कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है तो उनको रियलाइज हो गया है कि अमेरिका उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, तो उन्हें अपने बल पे ही काम करना पड़ेगा। और ये मैसेज तो बहुत साफ तरीके से अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूरोप को दिया जा चुका है, नाटो कंट्रीज को दिया जा चुका है। और देखिए, पेंटागन अपनी युद्धक तैयारियां बढ़ाने में लगा हुआ है। एम्फीबियस एयरक्राफ्ट का बेड़ा तैयार कर रहा है पेंटागन, ये खबर आ रही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है और पेंटागन इस काम में लगा हुआ है। एक और बड़ी खबर है, दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का एक्शन देखने को मिला है। कुद्स फोर्स का कमांडर मारा गया है। जो जानकारी मिल रही है, हुसैन महमूद नाम का कमांडर ढेर कर दिया गया है। कुद्स फोर्स का कमांडर मारा गया है। और यूक्रेन को लेकर रूस की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। दावा यह कि 2025 में यूक्रेन की 5000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया गया है। डोनेस्क, सिवर्स्क और उत्तरी खार्किव पर यह कब्जा हुआ है। तो यह एक बड़ी जानकारी दी गई है कि साल 2025 युद्ध के लिहाज से, कब्जे के लिहाज से रूस के लिए कैसा रहा। बताया गया है कि यूक्रेन की 5000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर रूस ने कब्जा कर लिया, उत्तरी खार्किव में, डोनेस्क में और सिवर्स्क में। तो रूस का आधिकारिक दावा सुनिए और समझिए कि जमीन पर हकीकत कैसे बदल रही है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के 5100 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा के इलाके को अपने कंट्रोल में लेने का दावा किया है, वो भी इसी साल। यह महज सैन्य कार्रवाई नहीं, यूक्रेन की जमीन पर रूस का नया भूगोल है। जंग के मैदान से जो खबरें आ रही हैं वो नाटो के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। रूस के मुताबिक डोनेस्क में सिवर्स्क अब पूरी तरह से रूस की मुट्ठी में है। खार्किव के वो चांस पर रूस ने अपना कब्जा मुकम्मल कर लिया है और लिमन कोस्टियांटिनिवका से लेकर हुलियापोल तक रूस की तोपें अब जीत की इबारत लिख रही हैं। लेकिन पुतिन के इस प्रचंड दावे के पीछे का असली खेल क्या है, आइए आपको बताते हैं। दो बड़े मकसदों के लिए बिछाई गई है ये बिसात। पहला, अपनी जनता को यह दिखाना कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कितना सफल है और रूस कैसे महाशक्ति बना हुआ है। दूसरा, अमेरिका और पश्चिमी देशों को बातचीत की मेज पर घुटनों के बल लाना। रूस चाहता है कि शांति की शर्त व्हाइट हाउस नहीं बल्कि क्रेमलिन तय करे। और राठौड़ साहब, अब तक ऐसा होता भी आया है। पुतिन जो शर्तें रखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी उस पर मुहर लगाते नजर आते हैं और यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ये अपने आप में क्या रूस की बड़ी जीत नहीं? देखिए समीर, युद्ध जबकि चौथे साल में चल रहा है, इस तरीके की स्टैमिना दिखाना हर देश के बूते का राग नहीं है, या हर नायक या जो प्रेसिडेंट पुतिन जैसे हैं नायक जी, कोई आदमी ने इसको नहीं दिखा सकता। इस चौथे साल में रूस के लिए वाकई बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 5000 वर्ग किलोमीटर की जमीन उन्होंने कब्जे की है और अपने दम पर की है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि जो ये सुलह समझौता होगा वहाँ पर पुतिन अपनी जनता को क्या दिखाएंगे। रूस एक क्लोज्ड कंट्री है जहाँ पर चीज़ें बाहर नहीं आती हैं, लेकिन वहाँ पर भी अशांति है। लोग जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी कीमत चुकाकर आखिर आपने क्या पाया। उम्मीद की जा रही थी कि डोनेस्क साल अंत होते होते डोनेस्क रूस की कब्जे में होगा, वैसा हुआ दिखता नहीं है। डोनेस्क का आज भी कोई 25 से 26% इलाका यूक्रेन के कब्जे में है और हाईली कॉन्टेस्टेड है। बिल्कुल। लेकिन आज जो है रशिया इस सिचुएशन में है, चूंकि यूक्रेन की सेनाएं कमजोर पड़ रही हैं, पस्त पड़ रही हैं और कहीं ना कहीं पुतिन अपनी शर्तें मनवाते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो व्हाइट हाउस हो,
चाहे वो नेटो का मुख्यालय हो। अभी 20 पॉइंट प्रोग्राम पर फिर बातें होने वाली हैं। बिल्कुल, लेकिन राठौर साहब, अब ये रूस की तरफ से जो दावे किए गए हैं, इसमें एक बड़ा पेच है, और वो पेच साबित करने की कोशिश की गई है अमेरिका की तरफ से। रूस ने जितने भी दावे किए हैं, अमेरिकी थिंक टैंक आईएसडब्ल्यू ने उसे खारिज कर दिया है। आईएसडब्ल्यू के मुताबिक कब्जे वाला रूस का दावा भ्रामक है। ये जो 5100 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर 2025 में कब्जा करने की बात कही गई है, वो झूठी है। आईएसडब्ल्यू कह रहा है, आईएसडब्ल्यू के मुताबिक रूस कब्जे पर झूठा दावा कर रहा है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं अमेरिका ने वाया है आईएसडब्ल्यू रूस के इस दावे को खारिज करने की कोशिश की है। देखिए समीर, यहाँ पर आईएसडब्ल्यू का ऐसा है कि आईएसडब्ल्यू इन दावों को मानता है, 15-20 दिनों के बाद मानता है। हाँ। कोई इलाका सिवरस पकड़ा जाएगा, उसको नहीं मानेगा। 7 दिनों के बाद तस्लीम करेगा, हाँ वो पकड़ा गया। पोक्रोवस में हमने देखा, कुपियांस्क में देखा, हर जगह देखा। लेकिन बात यह है कि उनका एक मैंडेट है, वो रूस के अचीवमेंट को कमतर करके दिखाते हैं। बिल्कुल, और ये बात हमें भी चौंका नहीं रही है। लेकिन देखिए, रूस ने दुनिया के सामने अपनी जीत का जो पहाड़ खड़ा किया है रक्षा विशेषज्ञों और आईएसडब्ल्यू क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर। उसकी एक एक ईंट उखाड़ने की कोशिश की है आईएसडब्ल्यू ने, यानी पुतिन के दावों की वो पोल खोलने का दावा कर रहे हैं। रूस का दावा है कि उसने बड़े रणनीतिक इलाकों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन आईएसडब्ल्यू के मुताबिक हकीकत इससे अलग है। हुलियाई पोल पर रूस का दावा बड़ा है, पर आईएसडब्ल्यू कहता है कि वहां तो रूस की मौजूदगी सिर्फ 7.3% है। लिमन पर पुतिन की सेना जीत का जश्न मना रही है, पर हकीकत में सिर्फ 2.9% इलाके पर रूसी कंट्रोल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह कह दिया गया है कि भाई दावे झूठे हैं, बल्कि पूरा डेटा भी दिया गया है। कोस्टियानटिवका पर रूस का कब्जा हुआ है, यह दावा है। अधिकतम 5% तक ही सिमट कर रह गया है, यह कहा है आईएसडब्ल्यू ने। अब बात करते हैं जमीन के कुल हिसाब किताब की। यहां रूस और जो डेटा प्रस्तुत किया गया है उसके बीच एक गहरी खाई नजर आ रही है, जहां रूस कह रहा है कि उसने 2025 में 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का इलाका कब्जा लिया है। वहीं आईएसडब्ल्यू के मुताबिक यह आंकड़ा महज 4984 स्क्वायर किलोमीटर पर आकर दम तोड़ देता है, यानी लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर का सीधा अंतर इसमें नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, पुतिन को चुनौती सिर्फ बाहर से नहीं मिल रही है, खुद रूसी मिल ब्लॉगर्स का अब तक युद्ध का झंडा जो कि बुलंद कर रहे थे, वो भी अब पुतिन के इन दावों से असहमत नजर आ रहे हैं। यानी कुछ तो ऐसा होगा सिंघल साहब जो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, और युद्ध के माहौल में तो ऐसा होता ही है। वो भी मान रहे हैं कि जीत वैसी नहीं है जैसी क्रेमलिन दिखा रहा है। तो क्या पुतिन का मकसद सिर्फ घरेलू जनता को झूठी सैन्य सफलता दिखाना है, या फिर वो महज इस कागजी जीत के दम पर अमेरिका के साथ शांति वार्ता में ऊपरी हाथ रखना चाहते हैं, अपर हैंड पाने की कोशिश कर रहे हैं? इस सवाल का एक छोटा सा जवाब सिंघल साहब मैं आपसे चाहूंगा। आप जो कह रहे हैं वो मेरे ख्याल से दोनों बात सही है। हाँ। कि जब लड़ाई होती है और उसमें जब क्लेम करे जाते हैं तो हर दोनों साइड बड़ा चढ़ा के बात करती है, पेश किया जाता है। तो पुतिन भी अगर वो कर रहे हैं तो उसमें कोई मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ। लेकिन फंडामेंटल पॉइंट रहता है कि नेट गेन रूस को हुआ है, ये किसी ने नहीं माना। केवल इस पे झगड़ा है कि भाई 6000 किलोमीटर हुआ या 5000 हुआ। हाँ। लेकिन हुआ है। अल्टीमेटली रशियन आर्मी गेन कर रही है यूक्रेन के ऊपर, ये हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सही बात। और रूस जो है ऑब्वियसली वो अपने स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ में डिस्कशन पे जा रहा है, क्योंकि जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है उसमें भी यूक्रेन ने मान लिया उनकी काफी शर्तें। जो डोनबास का एरिया है उसमें वो कह रहे हैं कि हम उस एरिया को छोड़ने को तैयार हैं। हाँ। और उसको हम जो है फ्री ट्रेड जोन बना देंगे। तो जो रूस चाह रहा है एक तरीके से इनडायरेक्टली वो सब कर रहे हैं, और यही मेरे ख्याल से रूस का ऑब्जेक्टिव है इस सब कहानी में ये जो चल रही है। सही बात है, और इसमें बहुत हद तक उसे विजय मिलती हुई नजर आ रही है। और देखिए, यूक्रेनी सीमा के पास हाई अलर्ट पर पोलैंड के फाइटर प्लेन्स हैं। सीमा के करीब हमले से रोमानिया के एयर डिफेंस भी एक्टिव हो गए। वेस्ट यूक्रेन में रूसी हमलों से नाटो का ईस्ट बॉर्डर भी अलर्ट मोड में। तो देखिए, रूस का हमला और अलर्ट पर नाटो। क्रिसमस पर रूसी हमलों के बाद हाई अलर्ट पर है नाटो। हमले के वक्त सीमा के करीब नाटो के फाइटर जेट्स की उड़ान देखी गई।
पोलैंड ने फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर लिया, यानी पोलैंड ने भी इसे खतरनाक माना। रोमानिया की सीमा के पास यूक्रेनी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस का हमला हुआ है। ओडेसा, खार्किव और लवीव समेत कई शहरों पर तो रूस लगातार हमले कर ही रहा है। ब्लैक सी से रूसी फ्रिगेट्स ने नाटो सीमा के पास दागी कैलिबर क्रूज मिसाइलें। तो तनाव सिर्फ बयानबाजी में नहीं है बल्कि एक्शन भी नजर आ रहा है और यही बड़ी चिंता की बात है। बड़ी खबर है, रूसी एयरफोर्स की ताकत और ज्यादा बढ़ी है। एयरफोर्स में Tu-160M विमान शामिल किए गए, परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है ये बॉम्बर। इसके अलावा पारंपरिक हथियार भी इसके जरिए ले जाया जा सकता है। Tu-160M की पूरी खासियत आपके सामने है। लक्ष्यों पर सटीक हमले के लिए इसे किया गया है डिजाइन। तो रूसी एयरफोर्स की ताकत कैसे बढ़ी है ये आप देखिए, यानी दोनों तरफ युद्धक तैयारियां चरम पर पहुंचती नजर आ रही।